अध्याय 5। एक विशाल ध्रुवीय भालू को मारने के लिए कितने आग के गोले। जमे हुए बंजर भूमि की पहली 5 मंजिलों में सफेद भेड़ियों के झुंड दिखाई दिए। अत्यधिक हानिकारक आग के गोलों के तीव्र वेग के कारण उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर दिया गया। दिखाई देने वाले दुश्मनों पर कौशल डालने के अलावा मैंने उनमें से कुछ को अपने चारों ओर घुमाया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया बेतरतीब ढंग से कौशल को और भी अधिक बढ़ाता गया, भले ही मेरे आसपास कोई दुश्मन न हो। मैं जितनी जल्दी हो सके फायरबॉल की दक्षता बढ़ाना चाहता था। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि इन राक्षसों को क्या महसूस हुआ होगा, क्योंकि वे एक विस्फोट की आवाज़ सुनेंगे जो उन्हें भयानक भाग्य से मिलने से पहले तुरंत मेरी ओर खींच लेगा। इन सभी राक्षसों को मारने से मुझ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे कोई राक्षस हों। अगर मैंने उन्हें मौका दिया तो वे मेरा सिर फाड़ने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। सर्वनाश के प्रारंभिक चरण में सभी नरसंहारों के लिए राक्षसों के खिलाफ हर किसी के मन में जो नफरत है उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। पहली 5 मंजिलें तुरंत साफ कर दी गईं और छठी मंजिल से लोमड़ियों के समान आकार वाले राक्षस दिखाई देने लगे। ये अपने पहले के भेड़ियों से बहुत बड़े हैं। आश्चर्यजनक रूप से उनका आकार उन्हें धीमा नहीं कर रहा था और वे भयंकर रूप से गुर्राते हुए मेरी ओर बढ़ रहे थे और अधिक संघनित आग के गोले बिना रुके मुझसे बाहर निकल रहे थे। मैं उनके सिर और अंगों को निशाना बनाते हुए बढ़ती गति के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। टक्कर लगते ही एक विस्फोट हुआ और मांस के टुकड़े उड़ गए। फिर आर्कटिक लोमड़ियों को भी भेड़ियों की तरह ही आसानी से मार गिराया गया। ये 15वीं मंजिल तक जारी रहा, जहां विशाल कस्तूरी बैल दिखाई देने लगा। वे विशाल बाइसन की तरह दिखते थे, लेकिन बहुत अधिक फर के साथ। मैंने उनके अंगों पर निशाना लगाना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी मोटी परत ने उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान की है और केवल उनके सिर पर आग के गोले फेंकने पर ध्यान केंद्रित किया। जिस गति से वे मेरी ओर दौड़ रहे थे, वास्तव में मुझे पीछे हटना पड़ा ताकि जब भी मैं 4 या 5 कस्तूरी बैलों के समूह से टकराऊं तो उनसे टकराने से बच जाऊं। उन्हें नीचे गिराने के लिए और अधिक आग के गोलों की आवश्यकता थी, और यदि उनमें से बहुत सारे थे तो कम से कम कुछ मीटर के भीतर पहुंचने में सक्षम होगा। इसने मेरे लगातार बढ़ते आत्मविश्वास को थोड़ा कम कर दिया, जिससे मैं धीमा हो गया और अपनी लगातार कास्टिंग बंद कर दी, जिससे विस्फोटक आवाजें आने लगी, जिससे जब मैं करीब आया तो राक्षस सतर्क हो गए। जैसे ही मैं दूसरे समूह से मिला, मैंने जितना हो सके उतने आग के गोले फेंके और अपना ध्यान खोए बिना उन्हें अपने चारों ओर रखा, इससे पहले कि जब मैं समूह के करीब आता तो बमबारी कर देता। ठीक इसी तरह मैंने 20वीं मंजिल तक का सारा रास्ता आसानी से साफ कर लिया, जहां नीचे की ओर जाने वाली क्रिस्टल ग्लास की सीढ़ियां थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया, ज़्यादा से ज़्यादा आग के गोले फेंकने की कोशिश की, इससे पहले कि मैं नियंत्रण खो देता और विस्फोट हो जाता, जो लगभग 10 था। इससे अधिक और मैं कुछ पर ध्यान केंद्रित करना खो देता जो उड़ जाते और विस्फोट हो जाते। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेरी मुलाकात एक चौड़ी गुफा से हुई जिसमें ठंडी हवाएं चल रही थीं। केंद्र में एक जानवर का विशाल सोता हुआ समूह था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, 2 चमकदार चमकती आंखें खुल गईं, जिससे मुझे झटका लगा। ये पहला राक्षस था जिसने वास्तव में मुझे कुछ हद तक घुटन महसूस कराई, ज़्यादातर इसके आकार के कारण। मैंने अपने चारों ओर मौजूद आग के गोलों को उस विशाल जानवर की ओर दौड़ने का आदेश देने से पहले और अधिक समय बर्बाद नहीं किया, जो अब अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। लानत है। सभी 10 आग के गोले उसकी ओर दौड़े। कुछ सेकंड बाद कुछ और मेरे आसपास दिखाई दिए। वह जानवर जो एक विशाल ध्रुवीय भालू जैसा लग रहा था, आग के गोले आते ही उसने अपनी मोटी भुजाओं को अपने चेहरे के चारों ओर लपेट लिया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूम! कमरे में धूल भर गई थी, लेकिन अगले 10 आग के गोले उसी दिशा में फेंकने से पहले मैंने इंतजार करने और यह जांचने की भी जहमत नहीं उठाई कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। वूश! जैसे ही मैं तेजी से पीछे गया तो मेरी चीख निकल गई। भालू मरा नहीं था और वह मुझसे कुछ मीटर दूर आ गया था। उसकी भुजाएं क्षतिग्रस्त हो गई थीं और जल गई थी, लेकिन उसके प्राचीन सफेद दांतों वाले विशाल जबड़े खुले हुए थे। आखिरी 10 आग के गोले जो मैंने बेतरतीब ढंग से बाहर फेंके थे, उन्होंने मेरी जान बचाई, क्योंकि वे भालू के खुले जबड़ों पर तेजी से फट गए और उसका सिर उड़ गया। लानत है, लानत है, लानत है। मैं खुद को शांत करते हुए जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह करीब था। अगर मैंने 1 सेकंड भी इंतजार किया होता, यदि मैं थोड़ा सा भी अधिक आत्मविश्वासी होता तो मेरा सिर तुरंत चबा लिया गया होता। दमित, बिना किसी चीज़ की जांच किए आखिरी आग के गोले फेंकने से मेरी जान बच गई। जैसे ही धूल साफ हुई और कमरे में शांति लौट आई, मैं लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैं चीज़ों में जल्दबाजी कर रहा था। मेरे पास केवल एक एफ रैंक कौशल था और मैंने अकेले ही रैंक वाले कालकोठरी पर हमला किया। मूर्ख! इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे बार बार कास्ट कर सकता हूं अगर यह इस तरह के बड़े मालिकों को तुरंत नहीं हटा सकता है। यहाँ तक कि फायरबॉल की बढ़ी हुई दक्षता के बावजूद यह मेरे लिए आराम से एक रैंकी बॉस को नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने अब तक एकत्र किए गए किसी भी कोड को अवशोषित नहीं किया, क्योंकि मैंने उच्च स्तरीय कौशल पुस्तक को जल्दी से खरीदने के लिए उन सभी को बेचने की योजना बनाई थी। मूर्ख भी! अगर मैंने कुछ स्ट्रेंथ कोड को अवशोषित कर लिया तो मेरी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और मैं मजबूत और तेज हो जाऊंगा। यदि मैं और अधिक वाइटैलिटी कोड ग्रहण करता हूं तो मेरी सुरक्षा और स्वास्थ्य और बढ़ जाएगा ताकि एक भी हमला मुझे न मारे। इन विचारों के प्रवाहित होते ही मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दी करने की जरूरत नहीं, पहले सावधानीपूर्वक आगे की योजना बनाएं। मेरी मूल योजना आज बार बार इन कालकोठरियों में गोता लगाने की थी जब तक कि मुझे सी रैंक कौशल खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता, लेकिन ये सबसे चतुर विचार नहीं हो सकता है। अगर मैं आधे मिलियन के करीब धन इकट्ठा करना चाहता हूं तो मुझे अकेले कम से कम 3 या 4 बार फ्रोजन वेस्टलैंड दोहराना होगा। अकेले ऐप पैराडाइज ने मुझे लगभग $60,000 की सामग्री दी थी और इस कालकोठरी की अंतिम 20 मंजिलों में 100 कोड के साथ मुझे यहाँ उस राशि का लगभग 2 गुना लाभ हुआ था। तुरंत एक नई योजना बनी और मैं ये जांचने के लिए खड़ा हुआ कि बॉस ने क्या गिराया है। 1 कौशल पुस्तक और कुछ रैंकी कोड जो कबूतर के अंडे से थोड़े बड़े थे। मैंने जो कौशल पुस्तक उठाई उसका नाम आर्कटिक आर्मर था। खुशी तुरंत मेरे चेहरे पर आ गई क्योंकि यह उन कौशल श्रेणियों में से एक थी जिन्हें मैं खरीदने की योजना बना रहा था। इस तरह के कौशल वर्तमान में मुझे बहुत पूरक बनाते हैं, क्योंकि कुछ कवच कौशल समयबद्ध होते हैं और कुछ तब तक बने रहते हैं जब तक आप ऊर्जा प्रदान करते हैं।
टैंक आमतौर पर मालिकों के खिलाफ लड़ते समय इस कौशल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें बढ़ी हुई सुरक्षा की एक और परत मिलती है। यदि टैंक में पर्याप्त ऊर्जा फोकस नहीं है तो उसके कवच के लिए ऊर्जा खत्म हो सकती है और उसे तुरंत बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए उसकी टीम के सदस्यों को बॉस को मारने के लिए तेजी से कार्य करना होगा। आर्कटिक कवच तब तक सक्रिय रहेगा जब तक आप कौशल के लिए ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। मैंने इसे सीखने और तुरंत इसे सक्रिय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मेरे पूरे शरीर पर तुरंत बर्फ की एक पतली क्रिस्टल परत बन गई, जिससे मुझे ठंडक का एहसास हुआ। गुफा में चलने वाली लगभग सभी ठंडी हवाएं मुझे हवा के झोंके की तरह लग रही थीं। बहुत खूब, मुझे पहले से ही इस नए कौशल से प्यार था। हमेशा की तरह मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूं या अपने शरीर से कुछ भी कम कर रहा हूं, क्योंकि कौशल सक्रिय रूप से चालू था। जैसे ही मैंने बाकी कोर को इकट्ठा किया और अपने अब भारी बैकपैक में रखा, मेरे चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान तुरंत वापस आ गई। मैं हरे क्रिस्टल की ओर मुड़ा जो विशाल भालू की मृत्यु के बाद उगाया, आर्कटिक कवच को निष्क्रिय कर दिया और क्रिस्टल को छुआ। बाहर पहले से ही रात हो चुकी थी। जमे हुए बंजर भूमि मोनोलिथ से निकलने वाली ठंडी हवा कुछ और बढ़ रही थी। मैं वहां मौजूद कुछ लोगों के पास से गुजरा और सड़कों की ओर चला गया जहां कई कारें खड़ी थीं। कोई तुरंत मेरे पास आया और मैं कार में बैठ गया। मेरी मंजिल अब आउटर बैंकॉक शहर के केंद्र में लोकप्रिय हंटर लॉज है। कई शिकारियों के पास कोई स्थायी निवासी नहीं था, क्योंकि वे बहुत इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए शानदार होटल व्यवसाय शुरू किए गए जो विशेष रूप से शिकारियों के लिए थे। अधिकांश लोगों को वहां रहने के लिए दिन के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि यह लागत अधिकांश शिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन राक्षसों को मारने से होने वाली कमाई के आसपास भी नहीं थी। लगभग मेरा सिर कटने से मैं कुछ हद तक जाग गया। भले ही मुझे लगा कि जब मैं सब कुछ योजना बना रहा था तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से सोच रहा था। मैं इसे अभी के लिए एक दिन कह रहा था। मैं गिराए गए कोर को छांटूंगा और देखूंगा कि मैं उन्हें बेचकर कितना पैसा कमा सकता हूं और कितने को मुझे अपने लिए खर्च करना चाहिए। हम जल्दी से प्रिस्टन रेजिडेंसी नामक शिकारी आवास पर पहुंचे। मैंने किराया चुकाया और होटल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। मैं अपना कीमती सामान लेने के लिए किसी और दिन अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस जाऊंगा। अब मुझे बस कुछ आराम की जरूरत है। प्रिस्टन रेजिडेंसी के चारों ओर चमकती रोशनी के साथ एक शानदार लुक था। शिकारी आवास होने के कारण शिकारियों के लिए कई सेवाएं उपलब्ध थीं। विशेष रूप से पकाए गए राक्षस मांस के साथ असाधारण भोजन के अलावा स्किल बुक आइटम और कोर बेचने और खरीदने वाली छोटी दुकानें भी यहाँ थीं, हालांकि वे कहीं भी दुकानों जितनी व्यापक नहीं थीं। जागृत केंद्र। जागृत केंद्रों पर अपना सामान बेचने से आपको आमतौर पर अधिक लाभ मिलेगा और आप वहां दुर्लभ कौशल पा सकेंगे। प्रिस्टन रेजिडेंसी जैसी जगहें एक व्यवसाय के रूप में थीं, जबकि जागृत केंद्र सरकार के अधीन थे, और सरकार ने राक्षसों से मिलने वाली सभी वस्तुओं को थोक में खरीदना कभी बंद नहीं किया। मैं रिसेप्शन क्षेत्र में गया जहां एक पागल सी सजी धजी महिला प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही थी और उसने मुझे शिकारी लाइसेंस पेश किया। उसके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं छूटी, क्योंकि उसने तुरंत मेरे लिए एक कमरा तैयार किया और मुझे चाबी काट दिया। मैंने विशाल इमारत में किसी भी दुकान की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे उस कमरे में चला गया जो 10वीं मंजिल पर था। अभी मैं बस एक नर्म बिस्तर पर लेटना चाहता था।